गाइस, गुड मॉर्निंग एवरीवन। एलएनटी केमिस्ट्री क्लासेस में आप सबका स्वागत है। आज हम यहाँ पर पढ़ेंगे इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। हमने जो है 12th का इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री वाला चैप्टर स्टार्ट कर रखा है, जिसमें हमने 4 वीडियो डाल रखे हैं। आज का जो वीडियो है वो किसको लेकर, आपकी इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज को लेकर है, वैद्युत रासायनिक श्रेणी। देखो वैद्युत रासायनिक श्रेणी क्या होती है, पहले तो देखो, जैसे विभिन्न तत्वों को, विभिन्न एलिमेंट्स को यदि हम उनके मानक अपचयन विभव के घटते हुए क्रम में या बढ़ते हुए क्रम में व्यवस्थित करते हैं, व्यवस्थित करने पर जो श्रेणी हमें प्राप्त होती है उसी श्रेणी को हम क्या कहते हैं, वैद्युत रासायनिक श्रेणी। क्या काम मैंने, किसको कहेंगे वैद्युत रासायनिक श्रेणी? तत्वों को मानक अपचयन विभव, मानक अपचयन विभव के बढ़ते अथवा घटते क्रम में व्यवस्थित करने पर प्राप्त श्रेणी जो है क्या कहलाती है, आपकी वैद्युत रासायनिक श्रेणी। वैद्युत रासायनिक श्रेणी, ठीक है। तो वैद्युत रासायनिक श्रेणी किसे कहेंगे अपन? यदि तत्वों को हम उनके मानक अपचयन विभव के घटते हुए क्रम में या बढ़ते हुए क्रम में व्यवस्थित करते हैं, तो व्यवस्थित करने पर जो सीरीज हमें प्राप्त होती है उसी सीरीज को हम क्या कहते हैं, वैद्युत रासायनिक श्रेणी। देखो इस श्रेणी को हम क्यों पढ़ते हैं? इस श्रेणी की सहायता से हम किसी भी गैल्वेनिक सेल का सेल पोटेंशियल कैसे ज्ञात करते हैं। कोई भी धातु जो है उसकी नेचर अपचायक होगी या ऑक्सीकारक होगी, कौन सी मेटल किस मेटल को ऑक्सीकृत कर सकती है या अपचयित कर सकती है, अम्लों से हाइड्रोजन को कौन मुक्त कर सकता है, इन सब के बारे में जो इंफॉर्मेशन हमें कहाँ से मिलती है, वैद्युत रासायनिक श्रेणी में, यानी मानक अपचयन विभव के आधार पे। कैसे पता लगता है? लेकिन इस सीरीज को पढ़े उससे पहले हमें ये सीरीज के बारे में जानकारी तो होनी चाहिए भाई, हमें ये ध्यान तो होना चाहिए कि हमें कैसे पता चले कि E0 का मान किसका ज्यादा है और किसका कम है। तो इसके लिए एक ट्रिक काम में लेते हैं। वो ट्रिक क्या आपकी, वो देखो। सबसे पहले वैद्युत रासायनिक श्रेणी जो उसको याद करने की ट्रिक क्या है, लेकर भारत सरकार का नाम, लेकर भारत सरकार का नाम मांगे अली महान, लेकर भारत सरकार का नाम मांगे अली महान, जानबूझकर फेंके सीडी कोई नीचे कहे सुंदर प्यारे हैं, सुंदर प्यारे हैं, ठीक है। क्या कह रहे हैं? लेकर भारत सरकार का नाम मांगे अली महान, जानबूझकर फेंके सीडी कोई नीचे कहे सुंदर प्यारे हैं। इसका मतलब क्या है? ले का मतलब क्या है यहाँ पर? लिथियम। के का मतलब पोटेशियम, भारत का मतलब बेरियम, सरकार स्ट्रोंशियम, का मतलब कैल्शियम, नाम का मतलब सोडियम, मांगे Mg, अली महान एल्यूमिनियम, महान Mn, जानबूझकर जिंक, कर क्रोमियम Fe, Cd कैडमियम, कोबाल्ट नीचे निकेल, कहे सुंदर प्यारे है का मतलब होता है हाइड्रोजन। ठीक है,
यानी लेकर भारत सरकार का नाम मांगे अली महान, जानबूझकर फेंके सीडी कोई नीचे, कहे सुंदर प्यारे हैं। क्यों भाई? आज हांगकांग में क्या आएगा? क्यों से मतलब ऊपर, आज से मतलब ये है आई का मतलब आई, और आई हांगकांग का मतलब होता है एच। ठीक है, पहले इसका स्क्रीनशॉट लेना, उसके बाद थोड़ी सी एक ट्रिक और बची है वो और लिखवा देते हैं। देखो, लेकर भारत सरकार का नाम मांगे अली महान, जानबूझकर फेंके सीडी कोई नीचे, कहे सुंदर प्यारे हैं। क्यों आई आज हांगकांग में? ठीक है, पहले इसका आप स्क्रीनशॉट ले लो ताकि आगे एक और लाइन और बची हुई वो और लिखवा दो। पहले फटाफट इसका स्क्रीनशॉट ले लो आप। ठीक है, देखो इधर दिख जाए तो एक बार और देखो। क्यों आई आज हांगकांग में ब्रूस ली पिटाई करने और किलो भर सोना लाए फ्री। ये ट्रिक है, पूरी याद कर लेना। ठीक है, इस आधार पे देखो सबसे ज्यादा ये किस ऑर्डर में लिखी गई है, ये जो अपन ने जो ट्रिक बनाई है वो किस ऑर्डर के अंदर है? ये आपके मानक अपचयन विभव के बढ़ते हुए क्रम में, यानी जो ट्रिक है आपकी। एक मिनट देखो, इसकी स्क्रीनशॉट तो आपने ले लिया इसका। एक मिनट, जो ट्रिक है आपकी वो किसके लिए? मानक अपचयन विभव के घटते क्रम। ठीक है, ये ट्रिक किस चीज के लिए है? मानक अपचयन विभव के घटते क्रम में। यानी जिस तरीके से ट्रिक बना रखी हमने, तो सबसे कम मानक अपचयन विभव किसका होगा? लिथियम का। उससे ज्यादा पोटेशियम का। उससे ज्यादा किसका होगा? बेरियम का। उससे ज्यादा स्ट्रोंशियम, फिर कैल्शियम, फिर सोडियम। इस तरीके से जिस तरीके से अपनी ट्रिक है, इसके बाद ये, तो इस तरीके से इनके मानक अपचयन विभव का बढ़ता हुआ क्या है? क्रम। अगर इसमें देखें हम हांगकांग तक, तो सबसे ज्यादा मानक अपचयन विभव किसका आ रहा है? Hg का। और सबसे कम किसका आ रहा है? लिथियम का। अगर लास्ट में देखें, इनके साथ में एलिमेंट्स आएंगे वो मैं लिखवा देती हूँ किसका क्या है। फ्री जो आया है वो किसके लिए आता है? आपके फ्लोरीन के लिए। किसके लिए आता है? फ्लोरीन के लिए। तो जब हम विभिन्न तत्वों को उनके मानक अपचयन विभव के घटते हुए बढ़ते हुए क्रम में व्यवस्थित करते हैं, तो जो श्रेणी मिलती है उसे हम क्या करें? वैद्युत रासायनिक श्रेणी। हमने जो ट्रिक बनाई है वो किस आधार पे बनाई है? मानक अपचयन विभव के बढ़ते हुए क्रम में व्यवस्थित किया हमने, उसके बेसिस पे। ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट आप सबने ले लिया। अब देखो इसके बेसिस पे, यानी इस वैद्युत रासायनिक श्रेणी से क्या क्या बेनिफिट होता है, क्या क्या इसकी उपयोगिताएं हो सकती है, तो वो देखो इसकी सहायता से हम क्या क्या ज्ञात कर सकते हैं। देखो वैद्युत रासायनिक श्रेणी की उपयोगिता, क्या क्या फायदा है इससे। वैद्युत रासायनिक श्रेणी की सबसे पहले उपयोगिता पढ़ो, उससे पहले एक चीज और बता दूं मैं तुम्हें। श्रेणी की विशेषताएं। देखो विशेषता क्या क्या होती है इस वैद्युत रासायनिक श्रेणी की।
तो देखो सबसे पहली विशेषता तो क्या है, लिथियम से फ्लोरीन तक। कहाँ तक बनाई हमने सीरीज, लिथियम से फ्लोरीन तक। लिथियम से फ्लोरीन तक जाते हैं तो अपचायक सामर्थ्य, अपचायक सामर्थ्य जो है वो क्या होती है, घटती है। ध्यान रखना ये बात। ऑक्सीकारक सामर्थ्य, ऑक्सीकारक सामर्थ्य बढ़ती है, बढ़ती है। ठीक है, यानी लिथियम से फ्लोरीन तक जब हम जाएंगे, लिथियम से फ्लोरीन तक, तो अपचायक सामर्थ्य लगातार घटती है और ऑक्सीकारक सामर्थ्य क्या होती है, बढ़ती है। तो प्रबल ऑक्सीकारक कौन हुआ, फ्लोरीन। ठीक है, और प्रबल अपचायक कौन हुआ, लिथियम। तो ये तो क्या हमारा प्रबल अपचायक। तो नीचे जाओगे तो ये क्या रहा हमारा, प्रबल ऑक्सीकारक। क्या है ये, प्रबल ऑक्सीकारक। याद रह जाएंगी ये बातें। यानी लिथियम से फ्लोरीन तक जाओगे तो अपचायक सामर्थ्य लगातार घटती जाती है, ऑक्सीकारक सामर्थ्य बढ़ती जाती है। लिथियम जो है प्रबल अपचायक है और F2 क्या है आपका, प्रबल ऑक्सीकारक है। फिर देखो हम ये भी कह सकते हैं कि बीच में कौन आता है आपके, है, सुंदर प्यारे हैं, लिखा था ऐसे, है का मतलब होता है हाइड्रोजन। है का मतलब क्या होता है, हाइड्रोजन। जो आपकी इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज है वो लिथियम से हाइड्रोजन और हाइड्रोजन से कहां तक है, फ्लोरीन तक है। इसका मतलब क्या है कि जो लिथियम है आपका, ठीक है, लिथियम है तो लिथियम से हाइड्रोजन तक देखो, लिथियम से हाइड्रोजन तक देखोगे आप तो जो मानक अपचयन विभव का मान है वो कैसा आता है आपका, नेगेटिव। कैसा आता है, ऋणात्मक। यानी कि अगर मैं ये कहूं कि यहां से यहां तक का जो ई रिडक्शन है, ई रिडक्शन वो कैसा होता है, नेगेटिव। हाइड्रोजन से फ्लोरीन तक अगर मैं यहां से यहां तक की बात करूं, यहां से हाइड्रोजन से यहां तक की, तो जो E0 रिडक्शन है वो कितना, कैसा आता है आपका, पॉजिटिव। कैसा आता है, पॉजिटिव। रही बात हाइड्रोजन, तो जो H2 है, इस H2 के लिए E0 रिडक्शन की वैल्यू कितनी आती है, 0.0। कितनी आती है, 0.0। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि वैद्युत रासायनिक श्रेणी में आप लिथियम से फ्लोरीन तक जाओगे तो मानक अपचयन विभव के बढ़ते हुए क्रम में व्यवस्थित है। दूसरी चीज कि लिथियम से हाइड्रोजन तक देखोगे तो जितने भी एलिमेंट हैं उनके जो मानक अपचयन विभव है वो कैसी वैल्यू होती है उनकी, ऋणात्मक। हाइड्रोजन के लिए मानक अपचयन विभव का मान कितना है, 0। कितना है, 0। जबकि हाइड्रोजन से नीचे सभी तत्वों का मानक अपचयन विभव कैसा आता है, पॉजिटिव। यहां तक समझ में आ गई बात। दूसरी चीज, लिथियम से फ्लोरीन तक जाओगे अपचायक सामर्थ्य लगातार घटती जाएगी और ऑक्सीकारक सामर्थ्य बढ़ती जाएगी। इसलिए हम कह सकते हैं कि जो फ्लोरीन है वो तो क्या है, प्रबल ऑक्सीकारक, और लिथियम क्या आपका, प्रबल अपचायक। ये बात ध्यान में रह जाएगी, ठीक है। दूसरी चीज देखो, अगर हम लिथियम से फ्लोरीन तक जाते हैं, लिथियम से फ्लोरीन तक जाते हैं तो एक चीज तो अपचायक सामर्थ्य, दूसरी है ऑक्सीकारक सामर्थ्य, तीसरी प्रवृत्ति है धन विद्युती गुण। धन विद्युती गुण ये क्या होता है, घटता है। क्या होता है, घटता है। धन विद्युती गुण घटता है। यानी कि धन विद्युती गुण का मतलब है इलेक्ट्रॉन देने की प्रवृत्ति, त्यागने की प्रवृत्ति क्या कहलाती है, उस किसी भी मेटल का धन विद्युती गुण। तो इलेक्ट्रॉन त्यागने की जो प्रवृत्ति है, लिथियम से फ्लोरीन तक जाओगे तो क्या हो जाएगी, घट जाएगी। लेकिन चौथा गुण इधर लिख रही हूं मैं, ऋण विद्युती गुण। ऋण विद्युती गुण जो है वो ऊपर से नीचे आओगे तो क्या होगा, बढ़ता है। ऋण विद्युती गुण बढ़ता है, ठीक है। तो देखो इलेक्ट्रोकेमिकल श्रेणी की
जो विशेषताएं हैं वो क्या क्या है। सबसे पहला, लिथियम से क्लोरीन तक आने पर, नीचे आने पर मानक अपचयन विभव का मान क्या होता है, बढ़ता है। मानक अपचयन विभव का मान बढ़ता है। तो क्या होगा, अपचायक सामर्थ्य घटेगी यहां से यहां तक आने पर, ऑक्सीकारक सामर्थ्य बढ़ती है। श्रेणी में नीचे आने पर धन विद्युतीय गुण तो घटता है लेकिन ऋण विद्युतीय गुण बढ़ जाता है। ठीक है, जैसे जैसे नीचे आते जाओगे श्रेणी में वो कैसा होगा, प्रबल ऑक्सीकारक यानी ऑक्सीकारक गुण बढ़ रहे हैं। और श्रेणी में जैसे जैसे ऊपर की तरफ जाओगे तो कौन से गुण बढ़ते हैं, अपचायक गुण बढ़ जाते हैं। याद रह जाएंगे ये बातें। एक और बात देखो, जिन तत्वों के लिए मानक अपचयन विभव का मान कैसा है, हाइड्रोजन से कम है। क्या कहा मैंने, जिन तत्वों के लिए मानक अपचयन विभव का मान हाइड्रोजन से कम है, ठीक है, हाइड्रोजन से कम है, वो अपने से ज्यादा मानक अपचयन विभव वाली मेटल्स हो या तत्वों, ठीक है, उनको उनके विलयन से क्या कर देती है, प्रतिस्थापित। ठीक है, पहले आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो, फिर हम इसकी यूटिलिटी क्या है, उपयोगिता क्या है वो पढ़ेंगे, और विशेषताएं हैं जो उनको आप एक बार स्क्रीनशॉट ले लो या नोट डाउन कर लो, फटाफट से करो। ले लिया आपने स्क्रीनशॉट। अब देखो इसकी यूटिलिटी क्या क्या है। देखो उपयोगिता क्या है इसकी, उपयोगिता विशेषताएं आपको समझ में आ गई, क्या क्या चीज थी उसमें, ऑक्सीकारक गुण, अपचायक गुण, प्रबल ऑक्सीकारक कौन है, प्रबल अपचायक कौन है। ठीक है, ऑक्सीकृत होने की प्रवृत्ति, अपचयित होने की प्रवृत्ति किसकी ज्यादा है और किसकी कम है, और कौन किसको अपचयित कर सकता है, ये सारी हमने क्या पढ़ी थी, इसकी विशेषताएं। अब हम क्या पढ़ेंगे, इस वैद्युत रासायनिक श्रेणी की उपयोगिता क्या है, यूटिलिटी क्या है। तो देखो सबसे पहली जो उपयोगिता है इसकी वो क्या है कि कोई भी सेल जो होता है, कोई भी सेल है उसमें एक होता है कैथोड और एक होता है एनोड। तो कैथोड कौन सा होगा, एनोड कौन सा होगा, इसकी जानकारी हमें किससे मिलती है, वैद्युत रासायनिक श्रेणी से। तो सबसे पहली उपयोगिता कैथोड तथा एनोड की पहचान। एनोड की पहचान कैसे पता लगेगा इस वैद्युत रासायनिक श्रेणी से कि कौन तो कैथोड होगा और कौन एनोड होगा। तो देखो जिसका मानक अपचयन विभव कम होगा वो हमेशा क्या होगा, एनोड, और जिसका मानक अपचयन विभव ज्यादा होगा वो क्या होगा, आपका कैथोड। क्या कहा मैंने, मानक अपचयन विभव, अगर मैं इसको ऐसे ना लिखकर सीधा ऐसे लिख दूं, मानक अपचयन विभव को किससे डिनोट करते हैं अपन, ई नोट रिडक्शन से। अगर ये कम है और एक में ई जीरो रिडक्शन क्या है, ज्यादा, तो जिसके लिए ये वैल्यू कम है वो तो क्या होगा आपका, कम वाला तो क्या है आपका एनोड, क्या होगा एनोड, और ज्यादा वाला जो है वो आपका क्या होगा, कैथोड। क्या होगा, कैथोड। ठीक है, कैसे, एक क्वेश्चन है आपके लिए, आपको एक वैल्यू दी गई, एक सेल दिया गया है कि एक सेल जिसमें CD+2 CD यानी E0 के लिए वैल्यू है 0.40 वोल्ट, और एक दे रखा है आपके लिए Cu+2 से Cu
ई रिडक्शन की वैल्यू दे रखी है आपको 0.34 वोल्ट। ठीक है, आपको एक क्वेश्चन दिया गया कि एक सेल है जिसके अंदर एक इलेक्ट्रोड जो है कैडमियम इलेक्ट्रोड है, जिसके लिए मानक अपचयन विभव की वैल्यू कितनी है 0.40 वोल्ट। दूसरा इलेक्ट्रोड है उस सेल के अंदर कॉपर इलेक्ट्रोड Cu+2 Cu, जिसके लिए मानक अपचयन विभव की वैल्यू कितनी है 0.34 वोल्ट। और आपसे कहा गया कि सेल में कैथोड तथा एनोड को पृथक कीजिए। आपको बताना है कि इनमें से एनोड कौन सा है और कैथोड कौन सा है। कैसे पता लगाओगे? बस ये 2 लाइन याद रखना। जिसके मानक अपचयन विभव का मान कम है वो एनोड होगा, और जिसके मानक अपचयन विभव का मान ज्यादा है वो क्या होगा आपका कैथोड। इतना तुम्हें पता ही है। श्रेणी में ट्रिक तुम्हें याद रखनी है। उस ट्रिक से ये देख लेना कि लिथियम से हाइड्रोजन जब आते हो तो वो ऋणात्मक वैल्यू आती है, और हाइड्रोजन से फ्लोरीन तक जब नीचे जाते हो तो वो कैसी वैल्यू आती है आपकी पॉजिटिव वैल्यू आती है। ठीक है, इतना तो ध्यान है। और आपको ये भी पता है अगर कहीं पर ऋणात्मक नेगेटिव और पॉजिटिव 2 वैल्यू आ जाए तो ज्यादा कौन सी होगी पॉजिटिव वाली। अगर 2 नेगेटिव वैल्यू आ रही है आपके पास कहीं पर भी, जैसे मान लीजिए एक तो आ गया आपके पास 0.14 आ गया और एक आ गया आपके पास 0.34 माइनस में, तो ध्यान रखना माइनस में जो कम होता है ना वो ज्यादा होता है। माइनस में जो वैल्यू कम होती है वो क्या होती है ज्यादा, और जो वैल्यू ज्यादा दिखती है वो क्या होती है कम। रही बात पॉजिटिव, तो पॉजिटिव में तो सोचने की जरूरत नहीं है, जो ज्यादा होगा दिखता है वो ही ज्यादा होता है। ठीक है, अब देखो इधर इस क्वेश्चन पे आओ, अपने क्वेश्चन पे। कैडमियम इलेक्ट्रोड के लिए ई रिडक्शन कितना है 0.40 वोल्ट पॉजिटिव है। कॉपर के लिए कितना है 0.34 वोल्ट है, ये भी पॉजिटिव है। तो बताओ इनमें ज्यादा कौन दिख रहा है आपको कैडमियम के लिए, तो आपको सोचना ही नहीं है। आप क्या बताओगे, क्या कहोगे कि जो कॉपर इलेक्ट्रोड है यहाँ पर Cu+2 Cu जो है ये तो क्या है आपका एनोड, क्या है एनोड, और दूसरा बच गया आपके पास Cd+2 Cd, ये क्या है आपका कैथोड। ये लो इसका आंसर हो गया। बात समझ में आ रही है? किसी के अंदर भी कैथोड और एनोड की अगर आपको पहचान करनी है तो बस ये 2 ही लाइन याद रखनी है, तीसरी बात ही याद नहीं रखनी। कैथोड और एनोड कैसे पहचानोगे, पता लग गया? ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट ले लो। फिर हम दूसरी उपयोगिता पढ़ते हैं कि इससे हमें और क्या क्या फायदा हो सकता है। फटाफट से स्क्रीनशॉट ले लो। ठीक है, ले लिया स्क्रीनशॉट? अब देखो दूसरी उपयोगिता क्या है इससे, किसी भी गैल्वेनिक सेल का ईएमएफ क्या होता है, विद्युत वाहक बल, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, विद्युत वाहक बल ज्ञात करना। पहली उपयोगिता क्या थी, हम किसी भी सेल के लिए कैथोड और एनोड की पहचान कर सकते हैं। अब आपको सिर्फ 2 ही चीज याद रखनी है, जिसके लिए मानक अपचयन विभव कम है वो तो क्या आपका एनोड, और जिसके लिए ज्यादा है मानक अपचयन विभव वो आपका क्या है कैथोड। सोचना ही नहीं है, और तीसरी बात याद ही नहीं रखनी। अब देखो गैल्वेनिक सेल का ईएमएफ कैसे ज्ञात करते हैं, तो देखो उसके लिए एक फॉर्मूला दिया जाता है। कोई भी गैल्वेनिक सेल होता है उसके ई सेल को ज्ञात करने के लिए एक फॉर्मूला दिया जाता है, वो क्या आपका
ई सेल बराबर होता है ई कैथोड माइनस ई एनोड। ठीक है, अगर मानक अपचयन विभव दे रखा है तो सभी के ऊपर क्या लगा दोगे, नोट लगा दोगे। या तो इस तरीके से याद कर लो, या फिर ई नोट सेल बराबर ई नोट राइट और ई नोट लेफ्ट। ठीक है, ये दो फॉर्मूले हैं जिनके माध्यम से आप किसी भी सेल का क्या ज्ञात कर सकते हो, विद्युत वाहक बल यानी सेल विभव की गणना आप कर सकते हो। कैसे कर सकते हो, देखो क्वेश्चन आपके पास, अगर आपको पता है उस सेल में कैथोड कौन सा और एनोड कौन सा है, तो आप आसानी से किसकी गणना कर सकते हो, ई नोट सेल की गणना कर सकते हो। देखो इधर आपका क्वेश्चन है, एक सेल जिसमें Ag प्लस Ag के मानक अपचयन विभव का मान है 0.80 वोल्ट। ठीक है, तथा Cu प्लस 2 Cu ई नोट की वैल्यू कितनी है, इसके लिए 0.34 वोल्ट है। ठीक है, तो सेल के ईएमएफ की गणना कीजिए, सेल के ईएमएफ की गणना कीजिए। ठीक है, पहले आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो, फिर हम इसका आंसर करते हैं। ठीक है, फटाफट से। ठीक है, ले लिया स्क्रीनशॉट। अब देखो ये फॉर्मूला आपको पता ही कैसे, क्वेश्चन आपके पास है। अब देखो इस फॉर्मूले की मदद से हम इस सेल के लिए क्या ज्ञात करेंगे, ई एम। देखो इधर देखो, सबसे पहले तो हमें क्या ज्ञात करना है, कैथोड और एनोड। हमें सेल में क्या चाहिए, कैथोड और एनोड। तो देखो कैथोड कौन सा हमारा, कैथोड कौन सा है बताओ, जिसके मानक अपचयन विभव का मान ज्यादा होगा वो क्या होगा आपका, कैथोड। चेक करो दोनों में, एक के लिए 0.80 और एक के लिए 0.34, ज्यादा कौन सा है, ये वाला। तो कैथोड कौन सा आपका, Ag प्लस Ag, पता लग गया। अब एक कैथोड है तो दूसरा क्या होगा आपका, एनोड। वो क्या आपका Cu प्लस 2 से Cu, दो का पता लग गया आपको, कैथोड और एनोड। और फॉर्मूला नो अपना क्या है, ई नोट सेल बराबर ई नोट कैथोड माइनस ई नोट एनोड। अब सोचना ही नहीं है आपको, जो आपका कैथोड है, कैथोड कौन सा आपका, सिल्वर इलेक्ट्रोड। इसके लिए ई नोट की वैल्यू कितनी, 0.80 वोल्ट। वैल्यू रख दो 0.80 वोल्ट। एनोड के लिए कितनी है, 0.34 वोल्ट। तो ई नोट सेल फटाफट बताओ कितना होगा, ई नोट सेल बराबर होगा, इसमें से ये घट जाएगा, कितना बचेगा, 10 में से 4 गए तो 6, 7 में से 3 गए तो 4। देख लो सही है क्या, 10 में से 4 गए तो 6 और 7 में से 3 गए तो 4, तो 0.46 वोल्ट आ गया। यानी जो सेल आपको दिया गया है उसके ई नोट सेल की वैल्यू कितनी आ गई आपके पास, 0.46 वोल्ट आ गई। ठीक है, ये एक बार इसको नोट डाउन करो, फिर हम एक और क्वेश्चन लेते हैं।
फिर उसके बेसिस पे हम दूसरे क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो देखो पहली जो यूटिलिटी थी, उपयोगिता थी, उसी के बेसिस पे हमने दूसरे को भी सोल्व किया। केवल इसमें ये फॉर्मूला ध्यान में रखना है आपको, ठीक है। तो फटाफट से इसको नोट डाउन करो, फिर मैं दूसरा क्वेश्चन लिखवाती हूँ। ठीक है, ले कर लिया नोट डाउन आपने। अब देखो दूसरा क्वेश्चन। जैसे मान लीजिए आपको दिया गया है एक सेल है जिसके अंतर्गत एक वैल्यू दे रखी है आपको E0 Zn+2 Z। इसकी वैल्यू दे रखी है 0.76 वोल्ट। वो भी किसमें है? माइनस के अंदर। किसमें दे रखी है आपको? माइनस में। कितना है ये? 0.76 वोल्ट किसमें है? नेगेटिव। एक दे रखा है आपको CD+2 और CD। इसके लिए E0 की वैल्यू दे रखी है प्लस के अंदर 0.40 वोल्ट। ठीक है, 0.40 वोल्ट। तो सेल के ईएमएफ की गणना आपको करनी है। तो देखो वो सेम वही क्वेश्चन है, केवल हमने इसमें डेटा अलग कर दिए थोड़े से। सेल जो था उसमें इलेक्ट्रोड चेंज कर दिया हमने। अब देखो सबसे पहला काम हमारा क्या है? कैथोड और एनोड को पहचानना। कैथोड और एनोड को पहचानो। पहले तो सबसे पहले कैथोड कौन सा आपका, ये बताओ इसमें से। तो देखो सबसे पहला काम है कम मानक अपचयन विभव किसका है। तो देखो ये तो पॉजिटिव वैल्यू और ये किसमें है? नेगेटिव में। तो कम कौन सा है? ये वाला। तो हमें सोचना ही नहीं है। एनोड हमारा कौन सा है? Zn+2 से Z एनोड है। कैथोड कौन सा है? बच गया जो कौन सा हो गया हमारा कैथोड, क्या होगा? CD+2 से CD। ठीक है, अब देखो फॉर्मूला वही हमारा सेल ई सेल ज्ञात करने का। कैथोड की वैल्यू रख दो। कैथोड कौन हमारा? कैडमियम। कैडमियम की वैल्यू देखो कितनी है इसमें? 0.40 वोल्ट। रख दो आप यहाँ पर 0.40 वोल्ट। एनोड की वैल्यू कितनी है हमारे पास? माइनस में -0.76 वोल्ट। ठीक है, सोल्व करो इसको। 0.40 वोल्ट माइनस माइनस किस में हो जाएगा? प्लस में। 0.76 वोल्ट। तो E0 सेल कितना आ जाएगा आपके पास? जोड़ दो इनको, 7 और ये 6 और 7 और 4 कितने होते हैं? 11। 1.160 वोल्ट। ये आ गया आपके पास इस सेल के सेल विभव का मान, ईएमएफ का। इसी तरीके से आपको कोई भी सेल दिया जा सकता है, उसके लिए आपको ये वैल्यू दी जाएगी। या तो आपको ये बता जाएगा कि कैथोड जो है उसके लिए E0 का मान इतना है, एनोड के लिए इतना है, डायरेक्ट बता के फिर आपसे ईएमएफ पूछा जाएगा। जनरली क्वेश्चन जो आता है आपके इसी टाइप का आता है। उसमें क्या करते हैं, जो अर्ध सेल होते हैं ना, इलेक्ट्रोड है, उनके लिए E0 की वैल्यू दी जाती है। अगर मान लीजिए यहाँ पर अपचयन विभव नहीं देकर आपको क्या दे देता? ऑक्सीकरण विभव दे देता। जैसे मान लीजिए क्वेश्चन इसी को चेंज कर देती हूँ मैं थोड़ा सा, इसी को। ठीक है, ठीक है, एक बार इसको कर लो। ये इसका स्क्रीनशॉट ले लो फटाफट से, फिर मैं क्वेश्चन चेंज कर देती हूँ एक बार। ले लिया? अब इधर देखो, ठीक है, इस साइड देखो। अगर मान लीजिए यही क्वेश्चन था, सेम क्वेश्चन था, लेकिन इसमें वैल्यू चेंज कर दी उसने। क्या किया वो देखो। वैल्यू कैसे चेंज कर रहा है अगला? ये वैल्यू चेंज कर दी। क्या कहा उसने कि आपको एक सेल दिया गया है, एक सेल है
जिसके अंतर्गत E Zn प्लस 2 बराबर कितना प्लस। अब ये किसको दर्शा रहा है, Zn से Zn प्लस 2 में जा रहा है तो ऑक्सीकरण हो रहा है ना, तो ये ऑक्सीकरण विभव की वैल्यू ध्यान रखना। एक तो हम दर्शाते हैं m प्लस से m और एक होता है m से m प्लस। इसका मतलब है m प्लस अगर m में चेंज हो रहा है तब वो अपचयन अवस्था है, अपचयित अवस्था है। और अगर m से m प्लस दिखाते हैं वो कौन सी अवस्था दिखा रहे हैं अपन, ऑक्सीकृत। अगर ऐसा है तो अपचयन विभव दे रहा है, ऐसा है तो वो क्या देगा, ऑक्सीकरण विभव। आपको वैल्यू दी गई कि E Zn से Zn प्लस 2 की वैल्यू कितनी हो गई, प्लस 0.76 वोल्ट, और CD से CD प्लस 2 ये वैल्यू हो गई माइनस की 0.40 वोल्ट। तो सेल के EMF की गणना कीजिए। तो एक तो आप ऑक्सीकरण विभव की सहायता से ज्ञात करो, और एक क्या है, आप कुछ ही मत करो, जो याद कर रखा है ना आपने उसी को ध्यान में रखते हुए आप क्या कर लो, ऑक्सीकरण विभव को किस में चेंज कर लो, आप मानक अपचयन विभव में। कैसे चेंज करोगे वो देखो। देखो मानक अपचयन विभव और ऑक्सीकरण विभव जो है दोनों एक ही होते हैं, उनके मान क्या होते हैं, समान। केवल उनका जो साइन होता है, चिन्ह होता है, वही क्या होता है, अपोजिट होता है। कैसे, ये ऑक्सीकरण विभव की वैल्यू, तो इसका जो मानक अपचयन विभव थोड़ी देर पहले हमने देखा था कितना था, E, अगर ये नोट में दे रखा है तो नोट E नोट Zn प्लस 2 से Zn था वो कितना था, माइनस का 0.76 वोल्ट। तो अगर आपके पास यही सूत्र याद है आपको, तो आप क्या करोगे कि इस वैल्यू को किस में बदल दोगे, नेगेटिव में। नेगेटिव में करते ही वो किसका हो जाएगा, अपचयन विभव की मान हो जाएगी। इसी तरीके से इसको चेंज कर लो, ये किस में हो जाएगा फिर आपके पॉजिटिव। फिर आपके पास डेटा आएंगे, कैथोड और एनोड की पहचान कर लो और सीधा इस फॉर्मूले में वैल्यू रखो और अपने आप क्या हो जाएगा, अपना क्वेश्चन सोल्व। देखो नीट जेईई में जो होते हैं इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज से रिलेटेड इस टाइप के क्वेश्चन बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं। तो जैसे कैथोड एनोड कौन सा है, फिर कैथोड एनोड के बेसिस पे किसी भी सेल के ईएमएफ की गणना करवा सकते हैं। ये हमने आप क्या पढ़ लिया, दो उपयोगिता। तीसरी उपयोगिता के बारे में भी पढ़ेंगे। पहले जो हमने जो टाइप चेंज किया है, एक बार इसको अपने क्वेश्चन नोटबुक के अंदर जो है ना, इसको एक बार चेंज करके क्वेश्चन लिख लो, इसको क्वेश्चन के रूप में लिख लो इसको। एक बार देखो मैं इरेज कर देती हूँ इस चीज को, क्या लिखना है तुम्हें। ये लो, ये थर्ड क्वेश्चन है आपका, ये फटाफट से इस क्वेश्चन को नोट डाउन करो और इसका आंसर भी आप मन से लिखना। अगर नहीं आता है तो कमेंट बॉक्स में लिखकर भेजना, मैं इसका आंसर भी आपको रिप्लाई करूंगी, ठीक है। फटाफट से क्वेश्चन को नोट डाउन करो। ठीक है, ये क्वेश्चन नोट डाउन कर लिया। अब थर्ड उपयोगिता पढ़ते हैं। तीसरी उपयोगिता क्या है इसकी, तीसरी उपयोगिता क्या आपकी, धातुओं द्वारा अम्लों से H2 को मुक्त करना। धातुओं द्वारा अम्लों से हाइड्रोजन को मुक्त करना, यानी कोई भी मेटल है वो किसी एसिड से हाइड्रोजन मुक्त करेगी या नहीं, यानी किसी धातु की क्रिया किसी अम्ल से करवाएं तो हाइड्रोजन गैस बाहर निकलेगी अथवा नहीं निकलेगी। इसका निर्धारण भी हम किससे करते हैं, वैद्युत रासायनिक श्रेणी से। कैसे करोगे, देखो मैंने थोड़ी देर पहले स्टार्टिंग में आपको क्या बताया था कि लिथियम से अगर आप हाइड्रोजन तक आते हो और हाइड्रोजन से नीचे फ्लोरीन तक जाते हो, तो हाइड्रोजन से पहले जितनी भी धातु हैं उनका जो मानक अपचयन विभव है, ई रिडक्शन है, उसकी वैल्यू कैसी आती है, नेगेटिव। हाइड्रोजन के लिए ई रिडक्शन की वैल्यू कितनी आती है, 0। फ्लोरीन के लिए, ठीक है। तो देखो लिथियम से हाइड्रोजन तक आते हैं तो मानक अपचयन विभव कैसा है, नेगेटिव। हाइड्रोजन का कितना है, 0।
और हाइड्रोजन से फ्लोरीन तक जाते हैं तो E0 जो रिडक्शन है उसकी वैल्यू कैसी आती है आपकी? पॉजिटिव। कैसी आती है? धनात्मक। अब देखो, जिनका अपचयन विभव हाइड्रोजन से ऊपर है, यानी जो तत्व या धातु जिनका मानक अपचयन विभव हाइड्रोजन से ऊपर है, यानी नेगेटिव वैल्यू है, वो सारी की सारी हाइड्रोजन के मान से कम है। ठीक है। और जो तत्व या धातु या अधातु जो भी है वो हाइड्रोजन से नीचे है श्रेणी में, उन सबके मानक अपचयन विभव हाइड्रोजन से क्या है? ज्यादा। क्योंकि जनरली ये तो सबको ही पता रहता है कि माइनस वाली वैल्यू 0 से कम होती है और प्लस वाली वैल्यू 0 से क्या होती है? ज्यादा। तो देखो, अम्ल से कौन सी धातु जो है अम्लों से हाइड्रोजन मुक्त कर सकती है? तो ध्यान रखना, जो धातु यानी जिस धातु के ई रिडक्शन की वैल्यू, ई रिडक्शन का मान H2 से कम है, H2 से कम है, वह अम्ल से H2 मुक्त करेगी, H2 मुक्त करेगी। और इसके अलावा कोई धातु हाइड्रोजन मुक्त नहीं करेगी। यानी जिन धातुओं के मानक अपचयन विभव का मान अगर हाइड्रोजन से कम आ रहा है तब तो वो किसी भी अम्ल से हाइड्रोजन मुक्त कर देगी। अदरवाइज जिस धातु या तत्व के मानक अपचयन विभव का मान हाइड्रोजन से ज्यादा आ रहा है वो अम्ल के साथ क्रिया नहीं करती, अर्थात हाइड्रोजन गैस मुक्त नहीं करती। जैसे हम एक एग्जाम्पल ही लेते हैं। देखो, आपके पास एक एग्जाम्पल है, एक अभिक्रिया करवाई हमने जिंक की H2SO4 से, और एक अभिक्रिया हमने करवाई कॉपर की H2SO4 से। हमने क्या बना दिया? इसमें तो बना दिया ZnSO4 और साथ में क्या निकल गई? हाइड्रोजन गैस बाहर। इसमें हमने क्या बना दिया? CuSO4 और साथ में क्या बाहर निकाल दी? हाइड्रोजन गैस। आपके पास क्वेश्चन किस हिसाब से आएगा कि आपको दो रिएक्शन दे दी गई, कोई भी दो रिएक्शन हो सकती है जिसमें एक तो मेटल होगी और एक क्या होगी? आपके पास अम्ल होगा। उस अम्ल की किससे क्रिया करवाई जाएगी? धातु से। और फिर आपसे पूछा जाएगा कि इन दोनों अभिक्रियाओं में कौन सी अभिक्रिया हो सकती है और कौन सी नहीं। एक क्वेश्चन तो इस तरीके से पूछ सकता है आपसे, दो रिएक्शन देगा और पूछ लेगा इनमें कौन सी रिएक्शन पॉसिबल है और कौन सी नहीं। तो सबसे पहले देखो, ये रिएक्शन किससे रिलेटेड है? दोनों क्या है? धातु है। ये क्या है? अम्ल है। बाहर कौन सी गैस निकल रही है? हाइड्रोजन। तो सीधा दिमाग में आ जाना चाहिए वैद्युत रासायनिक श्रेणी की उपयोगिता है कौन सी? धातुओं द्वारा अम्लों से हाइड्रोजन को मुक्त करना। तो कौन सी धातु अम्ल मुक्त कर सकती है? जिसके मानक अपचयन विभव का मान हाइड्रोजन से कम है। तो वो ट्रिक जो मैंने बताई थी उसको याद करो, लेकर भारत सरकार का नाम मांगे, बताई थी ना भी जो ट्रिक, उसमें देखो। आप उसमें देखोगे तो जो जिंक है आपका, उसके लिए देखो, जनरली मुझे तो पता है कि जो जिंक है उसके ई रिडक्शन की वैल्यू कितनी आती है? -0.76 वोल्ट आती है। और कॉपर जो है उसके मानक अपचयन विभव की वैल्यू कितनी आती है? 0.34 वोल्ट। मुझे इसकी वैल्यू पता है, डेटा पता है। लेकिन अगर डेटा पता नहीं हो तब इस क्वेश्चन को कैसे सोल्व करें? तब देखो हम क्या करेंगे, वो ट्रिक लेंगे। उस ट्रिक में देखेंगे कि इन दोनों में से देखो, ये दोनों हाइड्रोजन से ऊपर हैं श्रेणी में या नीचे। अगर ऊपर है तब तो ये अभिक्रिया हो जाएगी और नीचे है तो नहीं होगी। तो देखोगे तो जो जिंक है आपका वो श्रेणी में हाइड्रोजन से ऊपर आता है। इसका मान क्या आता है? ऋणात्मक, नेगेटिव वैल्यू आती है इसके लिए। तो श्रेणी में हाइड्रोजन से ऊपर है तो जो जिंक H2SO4 से क्रिया करके क्या देगा? H2। तो ये अभिक्रिया क्या हो जाएगी? पॉसिबल हो जाएगी। फिर कॉपर देखो, ये हाइड्रोजन से क्या आता है? नीचे आता है। इसका मतलब इसका मानक अपचयन विभव हाइड्रोजन से क्या है? ज्यादा। तो ये अम्ल से हाइड्रोजन मुक्त नहीं कर पाएगा, तो ये वाली अभिक्रिया नहीं होगी।
ठीक है। तो देखो आपको नोट क्या करना है वो देखो, इसको मैं हटा देती हूँ। क्वेश्चन ही लिखवा देती हूँ। निम्न में कौन सी अभिक्रिया होगी और कौन सी नहीं, कौन सी नहीं। ठीक है, बात समझ में आ रही है? नहीं, कौन सी अभिक्रिया तो होगी और कौन सी नहीं। इसका आंसर आपने दे दिया ये वाला। अब आपके पास नेक्स्ट क्वेश्चन इसी उपयोगिता से रिलेटेड आपको एक क्वेश्चन दिया गया है। एक क्वेश्चन आपके पास में जैसे आपको दे दी गई कैडमियम, कैडमियम Cd तथा Fe में से कौन सी धातु अम्लों से H2 गैस मुक्त करेगी, ये आपको बताना है। ये सेकंड क्वेश्चन आपका। फर्स्ट तो ये था, इस टाइप का आ सकता है आपके पास क्वेश्चन। सेकंड टाइप क्या हो सकता है क्वेश्चन का, कि आपको कोई भी 2 मेटल दे सकता है और पूछ सकता है इनमें से कौन सी धातु अम्लों से हाइड्रोजन गैस को मुक्त करेगी। इसमें फिर से वही क्या करोगे, कोई जरूरी नहीं है आपको हर एलिमेंट के मानक अपचयन विभव याद हो, लेकिन ट्रिक तो याद होना क्या है, जरूरी है। वो तो आप बार बार याद करोगे तो याद हो जाएगी, याद करनी ही है। ये मान लो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री अगर उसका क्वेश्चन सोल्व करना में नीट जेई के लिए या 12th के अंदर कोई भी न्यूमेरिकल आ रहा है इससे रिलेटेड, उसको सोल्व करने के लिए आपको ट्रिक याद होनी बहुत ही जरूरी है। अब देखो, अगर आपको ट्रिक पता है तो पता लग जाएगा कि कैडमियम और जो आयरन है वो हाइड्रोजन से पहले आते हैं नीचे। मैं बता दूं आपको, जो आयरन है वो हाइड्रोजन से कहाँ आता है, ऊपर, और कैडमियम जो है हाइड्रोजन से क्या आता है, नीचे। कैसे, क्योंकि मुझे तो इसकी वैल्यू पता है। जो Fe है, देखो Fe जो है आपका, मैं यहाँ लिख देती हूँ, देखो इधर Fe जो है आपका, Fe +2 से Fe, ठीक है। अब देखो मुझे तो इसकी वैल्यू पता है, ठीक है, इसलिए मैंने बता दिया कि इसकी वैल्यू हाइड्रोजन से कम आती है और इसकी ज्यादा। कैसे, इसके लिए वैल्यू आती है आपकी, सॉरी, इसमें जो आयरन है आपका उसके लिए वैल्यू आती है 0.44 वोल्ट, और जो आपका कैडमियम है उसके लिए वैल्यू आती है +2 से Cd, इसके लिए वैल्यू कितनी आती है आपकी 0.40 वोल्ट, ये माइनस में आती है, ठीक है, और ये किस में आती है, पॉजिटिव में। तो सीधी सी बात है, जो माइनस है वो हाइड्रोजन से कम है, क्योंकि हाइड्रोजन के लिए कितना आता है 0, और जो पॉजिटिव है वो हाइड्रोजन से ज्यादा है। तो सीधा सीधा मतलब है कि ये तो हाइड्रोजन गैस मुक्त कर देगा अम्ल से, और ये हाइड्रोजन गैस मुक्त नहीं करेगा। एक बार इस दोनों क्वेश्चन का और इसके आंसर का स्क्रीनशॉट ले लो एक बार, उसके बाद हम इस क्वेश्चन का आंसर भी लिखते हैं, कैसे क्या आया, कौन सी मुक्त करेगी कौन सी नहीं करेगी। फटाफट से स्क्रीनशॉट ले लो इसका। ठीक है, अब देखो इस वाले क्वेश्चन को सोल्व करते हैं। अब आपको देखो इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में जो है ना, सबके वैल्यू याद करने की जरूरत नहीं है मानक अपचयन विभव, लेकिन क्या है कि जैसे आप रोज इसको 5 मिनट भी दोगे इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज को, तो आपको वैल्यू, कुछ वैल्यू तो याद हो जाएंगी, जैसे मुझे याद है, ठीक है, आपको भी इससे भी ज्यादा याद हो जाएंगी, ठीक है। तो आपको ट्रिक याद करनी है, ट्रिक याद है तो इस टाइप के जितने भी क्वेश्चन है वो ऑटोमेटिक सोल्व हो जाएंगे। कैसे, अब देखो इसी क्वेश्चन को सोल्व करते हैं।
आपको ट्रिक पता है कि ये उसमें कहाँ आता है, ऊपर, हाइड्रोजन से ऊपर, और ये कहाँ था, हाइड्रोजन से नीचे। सोचना ही नहीं है। Fe प्लस कोई भी अम्ल ले लो, H2S ऊपर, और आपको लेना ही नहीं है, क्वेश्चन एक ही लाइन में देना है कि कौन सी धातु अम्ल से हाइड्रोजन मुक्त करेगी, यानी इसका मानक अपचयन विभव है हाइड्रोजन से कम आता है, इसलिए ये तो हाइड्रोजन मुक्त कर देगी अम्ल से, और इसके मानक अपचयन विभव का मान क्या आता है, ऋणात्मक। तो आप लिख सकते हो इसमें Fe के E0 रिडक्शन का मान H2 से कम होने के कारण अम्ल से H2 मुक्त करेगी, जबकि कैडमियम के E0 रिडक्शन का मान H2 से ज्यादा होने के कारण अम्ल से H2 मुक्त नहीं करेगी। ठीक है, नहीं करेगी। सीधा सीधा ध्यान में रखना है आपको, रह जाएगी ये बात ध्यान में। फटाफट से इसको नोट डाउन करो, फिर अपन नेक्स्ट यूटिलिटी पढ़ते हैं, अगली उपयोगिता पढ़ते हैं। ठीक है, तो आज कितनी उपयोगिता पढ़ ली हमने, 3। कौन कौन सी? एक तो हम किसी भी सेल के अंदर कैथोड और एनोड की पहचान कर सकते हैं, दूसरा हम किसी गैल्वेनिक सेल के ईएमएफ की गणना कर सकते हैं, और तीसरा हमने क्या पढ़ा कि कौन सी धातु जो है वो अम्लों से हाइड्रोजन मुक्त कर सकती है और कौन सी नहीं। 3 उपयोगिता, इसकी 3-4 उपयोगिताएं और हैं, जैसे कौन सी धातु है जो किसी दूसरे विलयन से धातु को मुक्त कर सकती है, यानी प्रतिस्थापित कर सकती है, और कौन सी नहीं कर सकती है। तो इस टाइप के क्वेश्चन भी कई सारे सॉल्व हो जाएंगे, क्योंकि अगर अपन सारी उपयोगिता आज की वीडियो में लेते हैं तो वीडियो काफी लंबा हो जाएगा। अब हम जल्दी जो है नेक्स्ट वीडियो लेकर आएंगे, उसके अंदर बाकी जो इसकी उपयोगिता बच गई उनका अध्ययन करेंगे। आज के लिए जो ये 3 ही काफी, इनसे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन थे, जितने भी टाइप के क्वेश्चन बन सकते हैं, मैंने सोल्व करवा दिए। आप अपने मन से जहां से भी आपको क्वेश्चन मिलता है उसको सोल्व करना, और जितने ज्यादा क्वेश्चन करोगे आपकी प्रैक्टिस उतनी ही अच्छी होगी, और प्रैक्टिस जितनी अच्छी होगी क्वेश्चन को सोल्व करने में टाइम उतना ही क्या लगेगा आपको, कम से कम। ठीक है, नीट जेई के लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये टॉपिक, मैं बार बार कह रही हूँ। उसमें से बहुत ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं और इसी टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, सारे के सारे क्वेश्चन। 12th के लिए भी ये टॉपिक इंपॉर्टेंट है, उसमें केवल इतना है कि इस टाइप के क्वेश्चन थोड़े कम पूछे जाते हैं। 12th में आपसे ये पूछ लिया जाता है कि जैसे इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज है, उसकी उपयोगिता क्या है, उसकी विशेषताएं क्या है, या गैल्वेनिक सेल के ईएमएफ का निर्धारण वगैरह वगैरह। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक करना, और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इसका फ़ायदा मिले तो वीडियो को शेयर करना। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो वो सब्सक्राइब करें। ठीक है, और साथ में बेल आइकन का बटन है उसको भी प्रेस करें, ताकि आपको नेक्स्ट वीडियो की नोटिफिकेशन जब भी वीडियो डाला जाए तुरंत मिल जाए। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।